हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फार्मर मद निषेध एवं उत्पाद पुलिस के लिए साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सारा आपका सिलेक्टेड प्रश्न होगा, इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है और जाकर के पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना है, जहाँ पर कि आपको पीडीएफ प्रत्येक दिन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वहां जाकर के आप लोग जो इजी वे में जाकर के रीड कर पाओगे एग्जाम तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और यहाँ पर आपको डेली क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है फार्मर और मद निषेध एवं उत्पाद पुलिस के लिए। तो बिल्कुल आप लोग जरूर जुड़िए और यहाँ से आप प्रिपरेशन जो अच्छे तरीके से कर सकते हो। जितना भी आपका कंटेंट मैंने दिया है वो सारा आपको एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। तो प्ले लिस्ट विजिट कीजिए और जाकर के वहां से आप लोग इजी वे में पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सिर्फ साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि साइंस के आपको जो है काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने साइंस के प्रश्नों को जो है इस वीडियो में कवर किया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अनुवांशिकता के जनक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताइए अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, जिसके द्वारा कि सर्वप्रथम जो अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स का जो खोज किया गया था ये मटर के पौधे पर प्रयोग करके किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 नंबर में, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जीन शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये सर्वप्रथम किया गया था हॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा? ओहन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जेनेटिक्स की बात करें तो ये जो नामांकन किया गया था सर्वप्रथम ये जो है वेटसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पुरुष जीन संगठन होता है। तो देखिए जीन से रिलेटेड 4-5 प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं जो कि आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए करना क्या है कि जितना भी जैसे जीन से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें 4-5 प्रश्न जो भी आपका हाईलाइटेड जो पूछा जाता है इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और साथ में आपको रिवीजन कंटिन्यू करते रहना है। तो यहाँ पर बात करेंगे चूंकि एग्जाम डेट आपका रिलीज कर दिया गया है तो एग्जाम आपका तय है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस को कवर करना है। तो यहाँ पर बात करें कि पुरुष जो है पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष में किस प्रकार के गुणसूत्र जो होता है ये पाए जाते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि स्त्री में जो पाया जाता है इसमें आपका जो एक्स पाया जाता है, वही पुरुष की बात करें तो इसमें जो पाया जाता है इसमें एक्स वाई दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और स्त्री और पुरुष का जो यानी कि जो लिंग का निर्धारण होता है ये कैसे होता है आपको पता ही है कि अगर एक्स एक्स अगर मिलता है तो फिर फीमेल का निर्माण होता है, वही एक्स वाई की बात करें तो इससे मेल का निर्माण होता है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप लोग बिल्कुल बना सकते हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में बताना कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें कि प्राथमिक जो उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं इसमें शाकाहारी आते हैं और मांसाहारी जो होते हैं ये क्या होता है कि जैसे कि मांसाहारी जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं मटन खाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले घास को खाते हैं, उसके बाद घास को वो खाते हैं, क्योंकि एनर्जी वहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक से दूसरे। तो ऐसे क्या होता है कि आहार श्रृंखला का एक निर्माण हो जाता है, जाल का निर्माण होता है। ऐसे में क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है यानी कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा की बात करते हैं तो ये प्रोटीन तो हमें ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन ऊर्जा की बात करें तो ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार से फाइनली बात करें कि प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है इसके अंतर्गत कौन आता है, तो ये आपका शाकाहारी आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आपको फटाफट क्वेश्चन को कराते जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है और ज़्यादा क्वेश्चन को कवर भी करना है। तो यहाँ पर बात करें कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था किसने किया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इकोलॉजी की बात करें तो ये जो है आपका रिटर के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हम लोग बात करें कि वातावरण और जीवों के संबंध को, यानी वातावरण जैव तथा अजैव घटकों से बनी दुनिया को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध को अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग परिस्थितिकी कहते हैं। परिस्थितिकी के अंतर्गत हम लोग वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि जीव जैसे कि जैविक तथा अजैविक दोनों के घटकों से जो बनी दुनिया होता है इसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल कहते हैं, यानी कि परिस्थितिकी कहते हैं। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 8 नंबर में, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सीधा क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है श्रृंखला होता है, सबसे पहले अधिक ऊर्जा मिलता है, उसके बाद कोई दूसरा उसको अगर एक्सेप्ट करता है तो उसको फिर कम मिलता है, उसको फिर कम मिलता है। तो इसी प्रकार से ये क्रम आपका चलते जाता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है।
अगला क्वेश्चन हियर आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक है। तो देखिए जैविक और अजैविक इन दोनों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि देखिए जैविक अजैविक की बात करें तो जैसे जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप, ये सभी क्या है जैविक है। अजैविक की सॉरी ये अजैविक है। जैविक की बात करें तो जैविक का मतलब होता है जैसे कि जो खुद क्या करे कि भोजन को एक्सेप्ट कर सके, यानी किसी दूसरे स्थान से ही करे लेकिन खुद एक्सेप्ट कर ले या खुद भोजन निर्माण करने की क्षमता को दर्शाता है, तो उसे हम लोग जैविक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अजैविक के बारे में पूछा जा रहा है तो जल हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ताप हो जाएगा, इनमें से सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सभी क्या होता है कि जैविक उदाहरण आपका आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सबसे छोटा गुणसूत्र क्या होता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें सबसे छोटा गुणसूत्र की, तो याद रखिए कि ये सवाल में जो होता है ये सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में, सबसे बड़ा गुणसूत्र क्या होता है। अगर गुणसूत्र से रिलेटेड पूछा जाएगा छोटा या तो बड़ा, ये दोनों में से कोई आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें कि सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होता है ये किस में होता है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रिलियम में होता है, ट्रिलियम में सबसे बड़ा होता है, वही हम लोग यहाँ पर बात करें तो सवाल में सबसे छोटा होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 12 नंबर में पूछा रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए डाइन्यूक्लिक एसिड का सर्वप्रथम जो संश्लेषण किया था किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना प्रयोगशाला में डीएनए का जो संश्लेषण किया गया था ये सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था गोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में, लाइकेन सूचक होते हैं। तो लाइकेन जो होता है ये किसका सूचक है, यानी किसको ये इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए लाइकेन की बात करें तो ये जो सूचक होता है आपका ये वायु प्रदूषण का होता है। किसका होता है, ये आपका वायु प्रदूषण का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर में बताना है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए डिजिटल हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो ये आपका गणना के सिद्धांत पर आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए रॉकेट की बात करें तो रॉकेट जो कार्य करता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगर ये पूछा जाता है कि रॉकेट जो है ये किस न्यूटन के किस रूल को ये फॉलो करता है, तो याद रखिएगा कि ये तीसरे लॉ को फॉलो करता है, थर्ड लॉ को। क्योंकि थर्ड लॉ होता है कि प्रथम यानी कि प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली, हम लोग गोली को जब छोड़ते हैं तो गोली जितना तेजी से आगे निकलता है उतना ही तेजी से पीछे वो क्या करता है, झटका मारता है। तो या तो फिर आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर और दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाए गए बल एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो यही आपका क्या है कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। और पहला के बारे में आपको पता ही है कि ये जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है और दूसरा आपका जो है संवेग के नियम को फॉलो करता है। इतनी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो पूछा जा रहा है सल्फाइड एस के सांद्रण की विधि क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो सल्फाइड एस का जो सांद्रण किया जाता है फैन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा झाग उत्पन्न किया जाता है, पुनः उसमें तेल डाल करके फैन को जो है सांद्रण किया जाता है, उसके बाद उसे किसी जो है ढलान के क्षेत्र पर उसको ढलकाया जाता है, तो जो भी उसमें अशुद्धियाँ रहते हुए बाहर निकल जाते हैं और जो भी उसमें जो है मटेरियल रहता है ये क्या होता है कि नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से फैन प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, यहाँ पर आपका टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है कि धनावेशित किया जाता है तो क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए कोई भी वस्तु तभी धनावेशित होगा जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे कि हम लोग Na+ लिखते हैं और वही Cl- लिखते हैं। क्लोरीन का जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ये 7 होता है और जब ये 7 होता है तो ये किसी से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये किसी को डोनेट नहीं करता। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो क्या करता है, किसी से ले सकता है लेकिन अपना ज़्यादा दे नहीं सकता है। क्योंकि जिसके पास कम रहेगा वही डोनेट करेगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो Na+ क्यों होता है, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या आपका होता है 11। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 8, इसको हम लोग 1 लिखते हैं। 1 है तो ये किसी को डोनेट कर सकता है और जो डोनेट करता है वो क्या होता है कि वो पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि वो ऋण में नहीं है, वो किसी को डोनेट किया है तो वो पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से बात करें कि धनावेशित का मतलब क्या होता है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन खोता है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। खोने का मतलब है कि त्याग करना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है
यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर आपको बताना है कि तो दूध का घनत्व क्या होगा। तो इसमें आपको सिंपली ये समझना है कि जब दूध में क्रीम रहता है तो उसमें क्या होता है कि उसका घनत्व कम होता है, और वही हम लोग जब क्रीम उसका अलग कर देते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अगर क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 19 नंबर में, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बर्फ में क्या होता है कि बर्फ के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसके कारण से अगर बात करें तो रिक्त स्थान जो पाया जाता है इसके कारण से उसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, ये काफी कम होता है। अगर डेंसिटी या घनत्व इसका कम नहीं होता है तो बर्फ फिर पानी के सतह पर तैर नहीं सकता, क्योंकि बर्फ क्या होता है कि पानी के सतह पर तैरता है। तो इसका मतलब है कि बर्फ का जो घनत्व है या पानी के घनत्व से कम है तभी वो तैर पाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको अगर पूछा रहा। तो बर्फ जब पिघल जाएगा तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन जो है ये घट जाएगा, क्योंकि आयतन अभी इसका ये रहा पूरा आयतन, और ये जब पिघल जाएगा तो बीच में रिक्त स्थान होने के कारण से इसका आयतन क्या होगा, ये घट जाएगा। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा घटता है, यहाँ पर आपका है बढ़ता है, यहाँ पर आपका बढ़ता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एक में यहाँ पर आपका होगा घटता है, तब आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा का यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला आपका होता है हाफ mv² होता है। इसमें कहा जा रहा है कि इसका अगर यदि कहा जा रहा है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए तो यहाँ पर इसका गति में क्या होगा, तो m जो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, और वस्तु की अगर चाल आधी कर दिया जाए तो चाल ये आपका v जो है वेलोसिटी है, ये आपका चाल है, तो इसको हम लोग आधी कर देंगे। तो मान लेते पहले 1 था तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आधी हो जाएगा, इस पर आपका स्क्वायर है। तो बोलिए इसका अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पता है, 1/4 रह जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 आपका यहाँ पर रह जाएगा। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 21 नंबर में, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमरे के ताप क्या होंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम लोग कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, चूंकि रेफ्रिजरेटर में एक थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि थर्मोस्टेट का रेफ्रिजरेटर में प्रयोग क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है इसको कांस्टेंट बना करके रखता है, नियत करके रखता है। तो यहाँ पर बात करें कि रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा खोल देते हैं तो इससे क्या होगा, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर आपको याद रखना। देखिए अगर चालक में हम लोग ताप बढ़ाते हैं, कोई भी चालक अगर सब्सटेंस है उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस जो होता है, ये क्या होता है कि बढ़ जाता है। क्या होता है, ये आपका बढ़ जाता है। लेकिन अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक में क्या होगा, तो अर्धचालक में जब हम लोग ताप को बढ़ाते हैं तो इसका जो प्रतिरोध होता है ये घट जाता है, उल्टा हो जाता है। याद रखिएगा, इसके दोनों के बारे में आपसे पूछा जाता है और पूछा हुआ भी प्रश्न है। तो यहाँ पर बात करें कि अगर अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, लेकिन चालक में अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर बताइए कि प्रतिरोध अर्धचालक में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें आपका घटेगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो आपका जो ध्रुव जो होता है ये पृथ्वी के सतह पर होता है, और इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी के तल से ध्रुव पर क्या होता है कि जो ध्रुव होता है यहाँ पर जो मान होता है ये जी का, छोटी जी का यहाँ पर मान कितना होता है, ये आपका 9.8 होता है। याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपका यूनिट भी याद रखना है कि जी का जो यूनिट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जी का अगर वैल्यू पूछेगा तो 9.8 होता है। उसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर इसका जो जी का मान है ये क्या होगा, तो ये आपका जो है घटेगा। क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ऊपर जाएगा तो घटेगा, पृथ्वी के नीचे जाएगा तो भी घटेगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में कि ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो है पूछने लायक प्रश्न है। तो यहाँ पर बात करें कि ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए सिलिकॉन क्या होता है, ये अर्धचालक होते हैं।
जिसका कि प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सभी अर्धचालक होते हैं और अर्धचालक में अब कहा जा रहा है कि ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सिलिकॉन अर्धचालक होता है और अर्धचालक में जब हम लोग ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध इसका घट जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा घट जाता है, ऑप्शन यहाँ होगा सी करेक्ट हो जाएगा। और सिलिकॉन का जो प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर में किया जाता है, चूंकि अर्धचालक होते हैं और अर्धचालक में क्या होता है कि धारा जो होता है ये कम ही लिया जाता है, जिसके कारण सुपर कंप्यूटर में इसका प्रयोग भी किया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर ये आप सभी के सामने यहाँ पर को पूछा रहा है कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब लोहे में जंग लग जाएगा तो उसका भार बढ़ जाता है, चाहे तो आप प्रैक्टिकल के तौर पर देखे भी होंगे। इसका क्या होता है कि भार इसका बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज पढ़ लेकर गए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और आप लोग जरूर पूरी लिस्ट को विजिट कीजिए। और आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जाइए, पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रत्येक दिन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।